नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो ईमानदारी क्या है? तो ईमानदारी आपका गुण है। गुण, अगर किसी नाउन से किसी का गुण बता रहे हैं आप, अच्छाई बता रहे हैं आप और गुण बता रहे हैं आप, कुछ चीज़ बता रहे हैं उनके बारे में, तो वो जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ईमानदारी जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि जवानी जो है किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, जवानी क्या बता रहा है? किसी की अवस्था को बता रहा है। तो अवस्था से जुड़े हुए चीज़ें जितने भी बताई जाती है उस सभी को हम लोग यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए जवानी जो है भाववाचक संज्ञा में जाएगा। और यह अवस्था वाली चीज़ें हर एक एग्जाम में आ रहा है, इसलिए आप लोग भी देख के ही जाइएगा, जिससे कि यहाँ से एक भी प्रश्न छूटे नहीं। एक प्रश्न छूट जाता है तो आपको समझिए बहुत लोगों से पिछड़ जाता है। ठीक है, मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो मिट्टी क्या है बताइए? मिट्टी जो है ठोस चीज़ बन जाता है, इसलिए मिट्टी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जितनी भी ठोस चीज़ें जिसको हम तौल सकते हैं, कुछ बना सकते हैं ठोस वस्तु, वो सभी यहाँ पे आपको चला जाएगा किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? पंजाब टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो चांदी क्या होता है बताइए? चांदी धातु है, तो धातु वाली जितने भी चीज़ें हैं वो किस में जाएगी बताइए? द्रव्यवाचक में। हमने इसके पहले भी क्लियर किया था, धातु वाली चीज़ द्रव्यवाचक में, और पंजाब टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो बचपन क्या बता रहा है? बचपन जो है किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द यहाँ पे जो है उससे अगर अवस्था का बोध होता हो तो वो सभी जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन आपको भाववाचक संज्ञा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मित्रता जो संज्ञा है वो आपको यहाँ पर अनुभव करवा रहा है। ठीक है, तो अनुभव वाली चीज़ें किस में जाता है? वो भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, इसलिए मित्रता जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। आप क्यों सोचते हैं कौन सा सर्वनाम है? आप क्यों सोचते हैं कौन सा सर्वनाम है? हरियाणा टेट 2015 में आया था। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आप क्यों सोचते हैं, क्यों लगा हुआ है, क्यों कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। ये तो प्रश्नवाचक शब्द जहाँ पर लगा हुआ रहता है वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, तो यह किस में जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। तो राइट आंसर इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, यह कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक में तो निश्चितता रहता है, पुरुषवाचक में किसी पुरुष का होता है और प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें कुछ नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, तो इसमें एक दूसरे से सोने का संबंध खोने से है, तो एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए यह जो है आपको संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा।
यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई नहीं। ठीक है, निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होगा, यह मेरी पेन है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध होगा, वह कल आएगा। और यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो है आपका संबंध है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संबंध है। तो संबंध है, इसका मतलब संबंध वाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बीच में ये योजक चिन्ह। ठीक है, योजक है, योजन की कड़ी है। तो ये क्या हो रहा है कि करने का संबंध भरने से हो रहा है, एक दूसरे का संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग संबंध वाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? संबंध वाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है, जो बोलेगा वही काटेगा, जो बोओगे वही काटोगे। अगर नीम बोए हैं तो नीम काटेंगे, धनिया काटेंगे, बोए हैं तो धनिया काटेंगे। तो जो बोएगा वही काटेगा, इसमें यहाँ पर संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का चीज़ होगा। ठीक है, ये पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वही फेल करेगा, वही फेल करेगा, इसमें सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई नहीं। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा। देखिए, संबंध, पढ़ने का संबंध फेल और पास से है। तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा, वही फेल करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वही फेल करेगा, कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो ये तो आपका निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम में जाएगा। किस में जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगला है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, सभी। ठीक है, हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जो परिश्रम करता है वो सफल होता है, ये कौन सा है? तो ये संबंधवाचक है, एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जो योगा करेगा वह स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल सही है, जो योगा करेगा वो स्वस्थ रहेगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। ठीक है, तो जो करेगा वो पढ़ेगा, तो इसका मतलब ये संबंध बता रहा है, तो आप संबंधवाचक सर्वनाम में चले जाइएगा। संबंधवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। का स्त्रीलिंग रूप है, गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है आपको बताना है। एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। गुणवानी, गुणवती, गुणवानमती, कोई नहीं। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, गुणवान क्या है? पुल्लिंग है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा। क्या होगा? गुणवती इसका पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बलवानी, बलवानमती, बलमती, बलवती। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप जो है आपका बलवती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बलवती। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। बुद्धिमानी, विद्धिमती, बुद्धिमती, कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा आपका बुद्धिमती। क्या होगा? बुद्धिमती। आपने सुना होगा कि बुद्धिमती है। ठीक है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती। बुद्धिमान पुरुष के सेंस में हम लोग बोलेंगे, और स्त्रीलिंग के सेंस में जब बोलने लगेंगे तो बुद्धिमती बोलना होगा। क्या बोलना होगा? बुद्धिमती बोलना होगा। देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, जब देव बोलते हैं तो ये हम लोग भगवान के, पुरुष भगवान के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग करेंगे स्त्रीलिंग शब्द, जब इसका लेंगे तब क्या प्रयोग करेंगे देव का? तो देव के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताना है। देवता होगा, भगवान होगा, देवी होगा, या कोई नहीं। ठीक है, तो देव को जब स्त्री के रूप में, हमको कोई माता के रूप में नाम लेना होगा तो उसको हम लोग देवी कहेंगे। क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, यानी देव का स्त्रीलिंग देवी होगा। ठीक है, देव का स्त्रीलिंग देवी होगा। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें।
इसमें कौन पुलिंग है आपको पहचान करना है। यूपी टेट 2013 और सीजी टेट 2018 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, पुलिंग की पहचान करना है कवित्री, विदुषी, नेत्री या दादा। ठीक है, कवित्री किसका होता है, कवित्री क्या है बताइए। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री है, यानी कवित्री स्त्रीलिंग है। विद्वान का पुलिंग जो है वो आपका स्त्रीलिंग जो है वो विदुषी होता है, विद्वान का विदुषी। और नेता पुलिंग है, उसका स्त्रीलिंग नेत्री होता है। यानी कवित्री भी स्त्रीलिंग है, विदुषी भी स्त्रीलिंग है, नेत्री भी स्त्रीलिंग है। अब एक बच्चा दादा, तो दादा पुलिंग है और इसका स्त्रीलिंग दादी होता है। ठीक है, तो दादा पुलिंग है, तो आपको पुलिंग शब्द का पहचान करने के लिए बोला गया है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दादा। पुलिंग शब्द की पहचान करें, पुलिंग शब्द की पहचान करें। ठीक है, ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। बालिका, शिष्या, छात्रा, धोबी। ठीक है, तो बालिका क्या है बताइए। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, बालक से बना हुआ है, बालक पुलिंग है, उसका स्त्रीलिंग बालिका है। यहाँ पे देखिए शिष्या, तो शिष्या स्त्रीलिंग है, शिष्य का शिष्य पुलिंग से शिष्या स्त्रीलिंग बनता है। अब रही बात छात्रा, तो देखिए छात्रा का पुलिंग छात्र होता है, यानी छात्र पुलिंग है और उसका स्त्रीलिंग छात्रा है। ठीक है, अब है यहाँ पे धोबी। ठीक है, धोबी, तो बालिका भी स्त्रीलिंग है, शिष्या भी स्त्रीलिंग है, छात्रा भी स्त्रीलिंग है, बच्चा धोबी, तो धोबी आपका पुलिंग है। ये पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पुलिंग शब्द की पहचान करें, पुलिंग शब्द की पहचान करें। एच टेट 2016 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। पंडिताइन, ठकुराइन, नर या कोई नहीं। ठीक है, तो पंडिताइन क्या चीज़ है, तो पंडित का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन यानी स्त्रीलिंग है। ठाकुर पुलिंग होता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप ठाकुराइन, यानी ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और देखिए नर क्या होता है, यह पुलिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग मादा भी होता है, या इसी को नारी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो नर क्या है, पुलिंग है और इसका स्त्रीलिंग मादा या नर नहीं मादा होता है या नारी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, इसमें पुलिंग नर है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। बालक, छात्र, धोबिन, पंडित। ठीक है, बालक क्या है, पुलिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, बालिका। ठीक है, छात्र क्या है, पुलिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्रा। पंडित क्या है, पुलिंग है, इसका क्या होता है, पंडित पुलिंग स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। तो धोबिन देखिए ये स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग धोबी होता है। तो स्त्रीलिंग पहचानना था, तो राइट आंसर इसका सी होगा, धोबिन जो है इसमें स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। ठीक है, महान, साधु, युवक, नेत्री। ठीक है, महान पुलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग महती होता है। साधु पुलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग साध्वी होता है। युवक पुलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पुलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग युवती होता है। और नेत्री ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुलिंग नेता होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर डी होगा, इसमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना था, तो नेत्री जो है आपका स्त्रीलिंग है, सीजी टेट 2016 में पूछा गया था। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। कवित्री, देखिए कवित्री स्त्रीलिंग है, ये किसका होता है, तो कवि पुलिंग होता है, उसका स्त्रीलिंग कवित्री होता है, तो ये स्त्रीलिंग है। साध्वी, साध्वी भी देखिए स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग जो होता है वो साधु होता है। ठीक है, क्या होता है, साधु होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए युवती, युवती भी स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग युवक होता है, तो इसका राइट आंसर डी यानी सभी होगा। इसमें जो भी शब्द आए हैं सभी स्त्रीलिंग ही हैं। ठीक है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा।
ये यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछा गया था। साधनी, साध्य, साध्वी या सभी। तो साधु क्या है? पुल्लिंग शब्द है। साधु पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है आपका साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? साध्वी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कविता, कवियत्री, कीवियत्री, कौइत्री क्या होगा? ठीक है, तो देखिए साधु कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है कौवित्री होता है, कौइत्री होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताना है। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। विदुषी, विद्वती, विद्मती, विद्वती क्या होगा? ठीक है, तो विद्वान का ये पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वो आपका होता है विदुषी। ठीक है, अगर किसी महिला के सेंस में बोलेंगे तो वह विदुषी है, और किसी पुरुष के सेंस में बोलेंगे तो वह विद्वान है। विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें गलत कौन है? गलत बताना है कौन है। ठीक है, यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। इसमें गलत कौन है बताना है। देव, देवी, मोर, मोरनी, साधु, साधुनी या कोई नहीं। इसमें गलत कौन है? ठीक है, तो देव का देवी होता है, ये तो सही है। मोर का मोरनी होता है, ये भी सही है। साधु का साधनी, ये गलत है। साधु का क्या होता है? अभी आप देखे होंगे साध्वी। साधु का क्या होता है? साध्वी। तो ये जोड़ा गलत है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, इसमें गलत कौन है? एमपी टेट 2015 में पूछा गया है। रोगी, रोगिणी, दर्शक, दर्शिका, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका, कवि, कवित्री। डी गलत है। रोगी का रोगिणी होता है, दर्शक का दर्शिका, शिक्षक का शिक्षिका, लेकिन कवि का अभी देखे थे लिखने में इसमें गलती कवित्री होता है। कवियत्री दिया हुआ है, इसलिए गलत है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत को चुने। इसमें गलत को चुनना है कि कौन गलत है। सीजी टेट 2013 में पूछा गया था। नायक, नायिका, नेता, नेताइन, नौकर, नौकरानी, नर, मादा। ठीक है, नायक का नायिका होता है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। नेता का नेताइन, ये गलत है। नेता का क्या होता है बताया था आपको? नेत्री। क्या होता है? नेत्री, ये गलत है। नौकर का नौकरानी, ये सही है। नर का मादा, ये सही है। तो पूछा था गलत कौन है, तो गलत बी नंबर है। नेता का नेत्री होगा, नेताइन नहीं होगा। ठीक है, विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है। विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया था। विधुरी, विदुषी, विधवा, विधुमती। ठीक है, चलिए देखिए विधुर किसको कहते हैं? तो जिसकी पत्नी मर गई है उसको हम लोग विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई उसके जेंट्स को विधुर कहते हैं, और जिसके पति मर गए उसको पत्नी को विधवा कहते हैं। ठीक है, तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? विधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा। विधवा किस में है? सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है। हरियाणा टेट 2013। गुरुआ, गुरुवाइन, गुरुमती, सभी। ठीक है, तो गुरु का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो गुरुवाइन होगा। ठीक है, क्या होगा? गुरुवाइन होगा। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, शिक्षिका, शिक्षकी, शिक्षिकाइन, कोई नहीं। तो शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द शिक्षिका होगा। ये पंजाब टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न। छत से कूद गया, तो रमेश अलग हो गया, छत अलग हो गया, एक दूसरे से अलग हो गए, गिर गए, तो ये अपादान कारक में जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। राइट आंसर। ठीक है, यानी रमेश छत से कूद गया कौन सा कारक होगा? तो ये अपादान कारक होगा, विभक्ति चिन्ह से है। क्लियर? पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है।
रमेश घोड़ा से गिर गया, कौन सा कारक है बताइए। सीजी टेट 2017 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में रमेश घोड़ा से गिर गया कौन सा कारक है। ठीक है, अभी घोड़ा और रमेश क्या थे, एक साथ में थे, लेकिन किसी कारणवश घोड़ा अलग हुआ और रमेश अलग हुआ। ये घोड़ा मान लीजिए, ये रमेश, एक दूसरे से अलग हो गए, तो जिसमें अलग हुए और वहाँ पर विभक्ति चिन्ह से लगा, तो इसलिए उसको अपादान कारक में डालिएगा। किस में डालिएगा, अपादान कारक में डाल दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है का, के, की, रा, रे, री किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये पूछा गया आपका उत्तराखंड टेट 2021 में। ठीक है, का, के, की, रा, रे, री किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा गया। कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या करण कारक। ठीक है, तो देखिए का, के, की, रा, रे, री क्या बताता है, एक संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है, इसलिए का, के, की और रा, रे, री जो है आपको संबंध कारक में चलाएगा। ठीक है, किस में चलाएगा, संबंध कारक में चलाएगा। देखिए, जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है, अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है कौन सा कारक कहलाता है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का आया हुआ प्रश्न है। तो जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संबंध कारक। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है उसको हम लोग संबंध कारक में कहेंगे, जिसके लिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यह राम का लड़का है, ये राम का लड़का है, ये राम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह राम का लड़का है, संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। ठीक है, राम का, देखिए यहाँ पे लड़का का संबंध राम से है, बताया जा रहा है कि यह लड़का जो है किसका है, राम का, संबंध बता रहा है। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का आया है, तो विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री ये किसके लिए आता है, संबंध के लिए आता है, तो ये संबंध कारक में चला जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राधा सीता की बहन है, बताइए क्या बता रहा है वाक्य में, वाक्य में राधा सीता की बहन है, संबंध बता रहा है कि राधा और सीता का संबंध कैसे है, बहन का है। ठीक है, ये की विभक्ति चिन्ह आ रहा है, की विभक्ति चिन्ह किसके लिए, संबंध के लिए, तो राइट आंसर किस में, संबंध में, यानी राइट आंसर इसका संबंध कारक होगा। बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर, से के द्वारा, के लिए या ने। ठीक है, तो देखिए से के द्वारा किसके लिए होता है, आप लोगों ने अभी पढ़ लिया था, करण कारक के लिए होता है। के लिए किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है। ने किसके लिए होता है, कर्ता कारक के लिए होता है। ठीक है, बच गए आपके पास में और पर, तो यहाँ पर में और पर का जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका अधिकरण कारक के लिए ही होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है, जिसमें किसी को आश्रय दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, किसी का जगह दिया जाता है, वो अधिकरण कारक है। ठीक है, देखिए वाक्य को देख के आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चिड़िया घोंसला के अंदर है, बताइए, चिड़िया घोंसला के अंदर है। ठीक है, यानी चिड़िया का आश्रय कहाँ है, स्थान कहाँ है रहने का, घोंसला में। ठीक है, तो ये आश्रय दिया जा रहा है, चिड़िया का जगह है घोंसला, वहाँ का रहने के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए किसी का अधिकरण में या पर होता है, तो जहाँ पर उसका स्थान हो जाए वो अधिकरण कारक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, रमेश बस में बैठा है, कौन सा कारक है बताइए, रमेश बस में बैठा है कौन सा कारक है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है कि रमेश बस में बैठा है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, देखिए रमेश बस में बैठा है, बिल्कुल सही है। तो रमेश का आश्रय कहाँ है, रमेश अभी बैठने का स्थान कहाँ है, कहाँ उसको बैठने के लिए आश्रय दिया गया है, बस में। तो जिसमें किसी भी व्यक्ति का आश्रय दिया जाता हो, रहने का स्थान दिया जाता हो, तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह में या पर का प्रयोग किया गया हो, तो वह आपका अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर इसका डी होगा, अधिकरण कारक होगा ना। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, जिस वाक्य में किसी को कहीं भी आश्रय या बैठने का जगह दिया जाता है अधिकरण कारक कहलाता है। जिस वाक्य में किसी को कहीं भी आश्रय या बैठने का जगह दिया जाता है अधिकरण कारक कहलाता है। सीता साइकिल खरीदेगी, सीता साइकिल खरीदेगी किस काल का उदाहरण है। ठीक है, सीता साइकिल खरीदेगी किस काल का उदाहरण है। वाक्य के अंत में क्या लग रहा है बताइए, गा, गे, गी और कुछ बताया जा रहा है,
तो सामान्य वर्तमान काल, सबसे पहले गा गे गी लगा तो ये तो भविष्यत काल का हो गया ना। वर्तमान काल कटेगा, भूतकाल कटेगा, एक ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है भविष्यत काल। राइट आंसर होगा सामान्य भविष्यत काल इसका, ठीक है, सामान्य भविष्यत काल इसका आंसर होगा। भविष्य में नोट में देखिए लिखा हुआ है कि भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है तो सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। शायद रमेश जेटेट की तैयारी कर लिया होगा, किस काल का उदाहरण है? संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। कर लिया होगा लास्ट में गा है लास्ट में गा गे गी कुछ रहेगा तो ये भविष्यत काल की बात है। तो सबसे पहले हम भविष्यत काल में चलेंगे। वर्तमान काल कटेगा, भूतकाल कटेगा, वर्तमान काल कटेगा, तो और संभावना है, शायद मैंने ये संभावना बताता है तो संभावना है, इसलिए संभाव्य भविष्यत काल में जाएगा। राइट आंसर बी होगा संभाव्य भविष्यत काल, पीटेट 2020 का, ठीक है। यदि राधा शिक्षक बन जाएगी तो उसका विवाह जल्द हो जाएगा, किस काल का उदाहरण है? यदि राधा शिक्षक बन जाएगी तो उसका विवाह जल्द हो जाएगा, किस काल का उदाहरण है? हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, हेतु मध्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, ये देखते हैं हम लोग गा लिखा हुआ है, लास्ट में गा है, तो ये तो हम क्लियर हो जाएंगे कि गा है मतलब भविष्यत काल की बात हो रहा है, भविष्यत काल वाले को ही रखेंगे, ठीक है। भूतकाल वाले बी का ऑप्शन है कटेगा, वर्तमान काल वाला ऑप्शन कटेगा। अब हमारे पास दो गो है, हेतु मध्य भविष्यत काल और अपूर्ण भविष्यत काल, ठीक है। तो देखिए यदि एक वाक्य, यदि राधा शिक्षक बन जाएगी, एक वाक्य हुआ तो उसका विवाह हो जाएगा, ये दूसरा वाक्य हुआ। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो कभी भी तो वहाँ पर जो हमको मिलता है काल वो होता है, देखिए हेतु मध्य भविष्यत काल। इसकी थ्योरी क्लासेज में हमने आपको करवाया है, ठीक है। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो वह हेतु मध्य भविष्यत काल का उदाहरण होता है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। शायद माता जी टहल कर आ गई होगी, किस काल का उदाहरण है? शायद माता जी टहल कर आ गई होगी, किस काल का उदाहरण है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि माता जी आ गई होंगी, गी लगा है तो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिल गया कि भविष्यत काल का है। पहला यहीं से हम शुरू करते हैं, भविष्यत काल का है, ठीक है। अब भविष्यत काल आ गया तो इसमें सबसे पहले देखिए पहला है पूर्ण वर्तमान काल, तो ये तो जाएगा नहीं, कट जाएगा। अब पूर्ण वर्तमान काल ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल ये भी कटेगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन मात्र बचा, संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। तो देखिए शायद मतलब होता है संभावना, शायद मतलब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें संभावना व्यक्त होता है उस काल का नाम होता है संभाव्य, और ये गी लगा हुआ है भविष्यत काल है, इसलिए वो होगा संभाव्य भविष्यत काल का यह उदाहरण होगा, ठीक है। संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। सीता किताब पढ़ चुकी होगी, रमन पुस्तक पढ़ चुका था, रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका, कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूरा होना चाहिए, तो सबसे पहले वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? है या हो या हे होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, सीता किताब पढ़ चुकी होगी, इसमें गी है इसलिए भविष्यत काल है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे पढ़ चुका था, ये भी खत्म हो गया, भूतकाल हो गया ये। अब रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका है, ये देखिए कर चुका है मतलब पूर्ण कर लिया है, एनडीए का परीक्षा वो पूर्ण कर लिया है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है इसमें कौन अपूर्ण काल का पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। एच टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, सीता सेव ला रही थी, वे बाजार जा रहे होंगे, कोई नहीं, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, सबसे पहले वर्तमान काल है तो लास्ट में है होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में थी है, ये गलत है, होंगे ये भी गलत है। अब आपके पास है कि बचा ए नंबर, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी पूरा पढ़े
नहीं है, मतलब पूरा किताब खत्म नहीं हुआ है, यानी वाक्य क्या है अभी अपूर्ण है, काम क्या है पढ़ने का अपूर्ण है, तो यही अपूर्ण वर्तमान काल होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। संभाव्य व वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये उत्तराखंड टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। शायद राम पटना पहुंच चुका था, संभावना है राम पढ़ रहा होगा, लगता है आप कबड्डी खेल रहे होंगे, शायद पिताजी टहल कर आ गए होंगे। ठीक है, संभाव्य व वर्तमान काल, वर्तमान काल के लास्ट में क्या रहेगा, है लगेगा। तो यह शायद राम पटना पहुंच चुका था है गलत है, होगा ये भी भविष्य बता रहा है, ये भी गलत है। अब लगता है आप कबड्डी खेल रहे होंगे, तो ये भी गा गेगी है, तो ये सी नंबर भी किस में जाएगा, भविष्य में जाएगा। अब एक ही बचा आपके पास ऑप्शन डी, शायद पिताजी टहल कर आ गए हैं, तो लास्ट में है लगा हुआ है, और शायद है तो संभावना है, और है लगा हुआ है तो वर्तमान काल है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, ये एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। राम सोता था, रमन क्रिकेट खेलता है, आप बाजार जाएंगे, कोई नहीं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का इसमें उदाहरण क्या चीज़ है, ठीक ना। राम सोता था, ये आपका भूतकाल का हो गया। रमन क्रिकेट खेलता है, ये वर्तमान काल का हो गया। और ये आप बाजार जाएंगे, ये भविष्यत काल का हो गया। तो आपसे सामान्य वर्तमान काल पूछा है, तो उसमें ता है, ते है, ती है लगता है, तो रमन क्रिकेट खेलता है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे, आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, अमन संभवतः पटना पहुंच चुका है, या कोई नहीं। ठीक है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन है, तो देखिए यहाँ पे पहला है, वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे। ठीक है, तो कर चुके थे मतलब ये क्या है, थे मतलब भूतकाल है, और शायद मने ये संभावना है, तो ये संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण हो गया। आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, है इसका मतलब ये वर्तमान काल है, ये आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपसे पूछा जा रहा भूतकाल, तो ये गलत है। अमन संभवतः पटना पहुंच चुका है, ये भी गलत है, नहीं राइट आंसर इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, ये रीट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो निष्ठुर का निर्दयी होगा, सरिता होगा, अंगूर होगा, या राष्ट्र होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए निष्ठुर का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होता है, निर्दयी होता है, निष्ठुर का मतलब निर्दयी होता है, सरिता नदी का होता है, अंगूर द्रक्षा का होता है, राष्ट्र देश का होता है, यानी निष्ठुर का समानार्थी शब्द निर्दयी हो जाएगा। ये रीट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। नदी का पर्यायवाची शब्द है, ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, पाषाण, सरिता, नव्य, या क्रूर। ठीक है, पाषाण मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है, सरिता मीन्स क्या होता है, नदी होता है, नव्य मीन्स क्या होता है, नया होता है, और क्रूर मीन्स क्या होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन हो जाएगा, सरिता हो जाएगा। ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, देश, द्रक्षा, सरिता, या सभी। ठीक है, तो राष्ट्र को हम लोग देश कहते हैं, द्रक्षा मीन्स अंगूर होता है, सरिता मीन्स नदी होता है, यानी राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द जो इस चारों ऑप्शन में से होगा वो देश होगा, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है यह। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में परीक्षा में जो पूछा गया है उसको भी हम आपको यहाँ पे कवर अप करवाते चल रहे हैं। ठीक है, जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, वारी, नीर, या सभी। तो जल पानी का ही कहा जाता है, जल को वारी भी कहा जाता है, जल को नीर भी कहा जाता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि, चांद, निशाचर, या सभी। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है,
तो चंद्रमा को शशि भी कहा जाता है, चंद्रमा को चांद भी कहा जाता है, चंद्रमा को निशाचर भी कहा जाता है। यानी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि भी होगा, चांद भी होगा, निशाचर भी होगा। राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है। घर का समानार्थी शब्द है, घर का समानार्थी शब्द कौन होगा? ये पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। गृह है, भवन है, गे है, सभी है। ठीक है। तो घर को गृह भी कहा जाता है, भवन भी कहा जाता है, गे भी कहा जाता है। अर्थात घर का समानार्थी शब्द गृह, भवन और गे तीनों होगा। राइट आंसर इसका डी यानी सभी में चला जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है इसमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न आपको बना लेना है। और विशेष करके जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं, केवल हिंदी का चाहते होंगे तो 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज करके सारा सिलेबस हिंदी का कवर अप कर सकते हैं। और यहाँ से 15 में से आप 13-14 नंबर भी ला सकते हैं। तो ज़रूर यहाँ से PDF ले लें, नहीं तो सारी क्लासेज के लिए ज़रूर क्लासेज ज्वाइन कर लेंगे। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, देव नदी, सुरसरिता, सभी। गंगा को भागीरथी, गंगा को ही देव नदी और गंगा को ही सुरसरिता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। यह CG टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वस्त्र, वसन, चीर या सभी। ठीक है। तो कपड़ा को वस्त्र, कपड़ा को ही वसन और कपड़ा को ही चीर भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? हरियाणा टेट 2023 का पूछा गया प्रश्न है। राजीव, पंकज, जलज या सभी। ठीक है। तो कमल को ही राजीव, कमल को ही पंकज और कमल को ही जलज, यानी तीनों। कमल का पर्यायवाची शब्द राजीव, पंकज और जलज तीनों होगा। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ये हरियाणा टेट 2023 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। उपवन का पर्यायवाची शब्द है उद्यान, वाटिका, बागीचा, सभी। पंजाब टेट 2015 में पूछा गया है। उपवन को उद्यान भी कहा जाता है, उपवन को वाटिका भी कहा जाता है, उपवन को बगीचा भी कहा जाता है। राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। तो इस तरह से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सभी टॉपिक का हम यहाँ पर दे रहे हैं। आप सभी अवश्य जुड़िएगा और सही और सटीक चीज़ पढ़ने के लिए झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न का सभी नोट्स PDF पाने के लिए आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और सारी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। पारा उतरना मुहावरा का सही अर्थ है। पारा उतरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? बुखार खत्म होना, तापमान कम होना, गुस्सा शांत होना या कोई नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। एक का आप लोग सुनते हो कि पारा गर्म होना, मतलब दिमाग गर्म होना, क्रोध होना। ठीक है। और एक होता है पारा उतरना, मतलब क्या होता है? पारा उतर गया मतलब गुस्सा जितना था वो शांत हो गया। गुस्सा शांत हो गया मतलब अब उसका पारा उतर गया। अगर किसी को 4 पटकन मारना था तो मार दिया, उसके बाद क्या हो, उसका गुस्सा शांत हो गया। ठीक है। तो पारा उतरना मतलब गुस्सा शांत होना होता है। तो राइट आंसर सी हो गया, गुस्सा शांत होना। पांचों उंगली घी में होना, पांचों उंगली घी में होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है। ये CG टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। घी का बरसात होना, घी को पीना, पांचों उंगली में घी लगाना, बहुत अधिक लाभ होना। ठीक है। पांचों उंगली घी में होना, तो बहुत लोगों से सुना है कि इसको क्या है, इसका तो पांचों उंगली घी में, यानी चारों तरफ से सहायता होना, चारों तरफ से लाभ लाभ होना। यानी यहाँ के अनुसार जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा बहुत अधिक लाभ होना। पांचों उंगली घी में होना मतलब चारों तरफ से फायदा ही फायदा होना, लाभ होना। राइट आंसर डी बहुत फायदा होना। 9, 2, 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? 9, 2, 11 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है। सो जाना, बैठ जाना, भाग जाना या सभी। ठीक है। 9, 2, 11 होना बहुत ही पुराना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। लगभग 1001 बार ही प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है। हर एग्जाम में आता है। तो 9, 2, 11 होना मुहावरा का सही अर्थ होगा भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है? धोखा देना, काम नहीं करना, पछतावा करना, काम न मिलना। ठीक है। हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? आपको
धोखा देना। कहते होंगे चलो, तो कोई कहता है ठेपो, यानी अंगूठा दिखा देता है। अंगूठा दिखा देता है मतलब आपको क्या करता है, धोखा दे देता है, जो आप कहा हुआ था वो नहीं करता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है उल्लू को पकड़ना, स्वार्थ सिद्ध करना, वक्त पर काम करना, कोई नहीं। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम केवल करना, अपना जो भी काम है करवा लेना, उसी को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। यह पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अपनों पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ क्या है बताना है आपको। स्वयं पैर पर चलना, पैरों को खड़ा करके चलना, आत्मनिर्भर होना, कोई नहीं। ठीक है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, आत्मनिर्भर होना। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आंखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। आंखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। बहुत प्यारा होना, बहुत तारा आँख में दिखना, तारा आँख में दिखना, एक ही तारा होना। ये हिमाचल प्रदेश HP टेट, हिमाचल प्रदेश टेट का प्रश्न है। तो आँखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्यारा होना। ठीक है, बहुत ही प्यारा होना इस मुहावरा का सही अर्थ है। नाक कटना, नाक कटना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। नाक अलग होना, नाक में डिजाइन बनाना, इज्जत जाना, सभी। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। नाक कटना का मतलब होता है इज्जत जाना। क्या होता है, इज्जत जाना। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान मुहावरा का सही अर्थ क्या है। 2 दिन का मेहमान मुहावरा का सही अर्थ क्या है। बहुत कम दिन जीने की उम्मीद, 2 दिन के लिए घर आना, मेहमान बनकर घर आना, कोई नहीं। ठीक है, तो 2 दिन का मेहमान ये CG टेट छत्तीसगढ़ टेट 2012 में आया हुआ था। तो 2 दिन का मेहमान होना मुहावरा का सही अर्थ है कि बहुत कम दिन जीने की उम्मीद होना। ठीक है, अब वह 2 दिन का मेहमान है। बहुत बात बात पर हम लोग कहते हैं कि अब उसका क्या है, तो 2 दिन का मेहमान है, यानी बहुत कम दिन अब उसका जीने का उम्मीद है। दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होना मुहावरा का अर्थ क्या है। ये हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। दाल में काला पत्थर मिलाना, दाल में काला नमक डालना, कुछ रहस्य होना, या कोई नहीं। ठीक है, बात बात पर हम लोग कहते हैं अपने कहावत में कि दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ रहस्य है, इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है, सही बात वह नहीं बता रहा, यानी दाल में काला है। ठीक है, तूती बोलना, तूती बोलना मुहावरा का सही अर्थ है। तूती बोलना मुहावरा का सही अर्थ है तोतला बोलना, बहुत चालाकी से बोलना, बहुत प्रभाव होना। यह पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो तूती बोलना मतलब क्या होता है, ये बहुत प्रभाव होना। कहते हैं ना कि उसका गांव में तूती बोलता है, मतलब जो बोल देगा वही हो जाएगा। तो तूती बोलना मतलब उसका बहुत अधिक प्रभाव होना। ठीक है, बहुत अधिक प्रभाव होना, राइट आंसर इसका D होगा। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। उत्तराखंड टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। सीधा कार्य करना, विपरीत कार्य करना, गंगा को पलट देना, कोई नहीं। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो उल्टी गंगा बहाना का हो जाएगा विपरीत कार्य करना, मतलब सबसे अलग कार्य करना, जो नहीं होना चाहिए वही काम करता है लोग, तो उसी को कहते हैं कि उल्टी गंगा बहा रहा है। ठीक है, कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ है। कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। रुक रुक कर कमर बांधना, कमर को बेल्ट से बांधना, तैयार होना, बांधना कमर को। ठीक है, तो कमर कसना मतलब क्या होता है, तैयार होना। ठीक है, जब भी सिपाही लोग जाते हैं रन में तो क्या करते हैं, कमर कसना, यानी तैयार होकर के जाना। तो आप किसी भी वर्क में जब भी जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, कमर को बेल्ट से बांध लेते हैं, मतलब कमर कस लेना, मतलब एकदम तैयार होकर के जाना। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कान भरना मुहावरा का अर्थ है। कान भरना मुहावरा का अर्थ है चुगली करना, कान में पानी भरना, कान में घाव होना, कान में तेल डालना। ठीक है, तो कान भरना मतलब उस क्या होता है, चुगली करना। कान भरने का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ चुगली करना, इसका मुहावरा हो जाएगा। और यह UP टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा
16 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको इसी तरह से हम जितना भी यहाँ पे जो आपका हिंदी का सिलेबस दिया गया है उसी को इस तरह से हमने, एक तो आपको पहले थ्योरी क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्लासेज, उसके बाद विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। केवल हिंदी का जो चाहते होंगे कि हिंदी का पीडीएफ हम देखें, तो वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ले करके हिंदी का सारा प्रश्न पत्र यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? बैल को कोल्हू में काम करना, लगातार काम में लगे रहना, हर समय खेलते रहना, पढ़ने मन नहीं लगना, ठीक है। तो कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम में लगे रहना। कहते हैं कि कोल्हू के बैल हो गया, मतलब जब देखो जहाँ देखो तो वो अपना ही काम में लगा हुआ रहता है। ये सीजी टेट 2015 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा।